हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 16 दिसंबर 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। तो आज के समाचार पत्र में जो महत्वपूर्ण समाचार आए हैं और जो हमारी यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम उनसे संबंधित कुछ प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 पर न्यूज प्रकाशित हुई है, लॉ मिनिस्ट्री नॉट सॉट ऑन पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज। तो ये जो समाचार है ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बात की जा रही है पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज के लिए। तो इसके संबंध में जो निर्णय है वो अभी लेना बाकी है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले पोस्टल बैलेट क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो पोस्टल बैलेट की जो सुविधा है उसमें वैसे मतदाता आते हैं जो किसी विशेष परिस्थितियों के कारण मतदान देने की जो प्रक्रिया है उसमें अनुपस्थित रह जाते हैं। तो भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी पहल पर भारत में हर चुनाव को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और कोई भी वोटर न छूटे। तो इसी दिशा में चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट या फिर डाक मतदान की शुरुआत की थी। तो अगर हम यहाँ पर डाक मतदान अर्थात पोस्टल बैलेट का मतलब समझें तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पोस्टल बैलेट ये एक डाक मतपत्र होता है और ये 1980s के दशक में चलने वाला जो पेपर बैलेट था उसी की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है कि चुनावों में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के कारण अपना जो चुनाव क्षेत्र है वहां पर मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट देते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर या एब्सेंटी वोटर भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इन वोटर्स को सर्विस वोटर या फिर एब्सेंटी वोटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इस पोस्टल बैलेट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो जो चुनाव आयोग होता है वो पहले ही जो चुनावी क्षेत्र में डाक मतदाता करने वाले लोग हैं उनकी संख्या का निर्धारण कर लेता है और केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट जो है वो भेजा जाता है। और ये जो पोस्टल बैलेट भेजा जाता है इस प्रकार से इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि जो मतदाता होता है वो अपनी पसंद का उम्मीदवार जो है उसे वोट देकर ये जो पोस्टल बैलेट है इसे डाक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वापस भेज देता है चुनाव आयोग के सक्षम अधिकारी को। तो इस तरीके से पोस्टल बैलेट का उपयोग कौन कर सकता है, तो ये जो पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है इसके तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना या सुरक्षा बलों के जो इलेक्ट्रॉनिक तौर है उस पर भेजा जाता है और जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता है वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। अगर हम ये देखें कि ये जो पोस्टल बैलेट है इसका इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं, कौन कौन इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वे होते हैं सैनिक अर्थात सोल्जर्स, इसके अलावा जो चुनाव की ड्यूटी में तैनात कर्मचारी होते हैं, इसके साथ ही देश के बाहर कार्यरत जो सरकारी अधिकारी होते हैं। कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग होते हैं उनको ये सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 80 वर्ष से अधिक होती है उनको इस तरीके से वोट डालने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को भी इस तरीके से वोट डालने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इस तरीके से जिस चुनाव क्षेत्र में वो लोग वोट डालने के योग्य होते हैं उनका वोट उसी क्षेत्र की मतगणना में गिना जाता है। और अगर हम इसके संबंध में ये बात करें कि पोस्टल बैलेट की शुरुआत कब हुई थी, तो पोस्टल बैलेट जो है उसकी शुरुआत 1877 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और इसे कई देशों में जैसे कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन सभी देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने पोस्टल बैलेट के बारे में देखा। ये 6 हमने श्रेणियां देखी जिन लोगों के द्वारा इस पोस्टल बैलेट सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एनआरआईज को ये सुविधा देने की बात चल रही है इसके संबंध में न्यूज आई है, तो इसमें जो भी फ्यूचर में डिसीजन लिया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है। पंजाब हरियाणा नीड टू लुक
बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स। तो ये हमारे जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर अर्थात कृषि और इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, जिन्हें जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी, उसका सबसे ज्यादा फायदा मिला, उनको अब एमएसपी के बियॉन्ड देखना चाहिए और इसके अलावा जो गैर कृषि गतिविधियां होती है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और जो उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उनकी तरफ स्थानांतरित होना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि कृषि को लेकर अभी जो संकट चल रहा है, किसानों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो उसके चलते इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि हरित क्रांति वाले जो राज्य हैं, जिन्हें हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा मिला है, उन्हें अब उच्च मूल्य वाली जो फसलें हैं उनकी तरफ स्थानांतरित होना चाहिए और जो गैर कृषि गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि हरित क्रांति वाले जो राज्य हैं, इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो स्थान शामिल है। तो ये जो राज्य थे, इन्हें एक तो हरित क्रांति के समय तकनीक जो है उसका काफी लाभ मिला, वो यहीं से प्रारंभ हुई। इसके अलावा ये वो राज्य थे जिन्होंने देश में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जो है वो जब फैली थी तो उसे अपनाने में विभिन्न नीतियों के ये प्रमुख लाभार्थी रहे थे। अर्थात आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी और तकनीक के जो प्रमुख लाभार्थी थे वो यही राज्य रहे थे। यहाँ पर ये बोला गया कि इसका जो ध्यान रहा वो मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर ध्यान केंद्रित रहा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो धान है अर्थात जो चावल है और जो गेहूं है, उसका जो विपणन अधिशेष है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है उसने किसानों को किसी भी कीमत या बाजार जोखिम से पूरी तरीके से दूर रखा है। तो हरित क्रांति के समय क्या हुआ कि फसलों में चावल और गेहूं जो है उस पर ज्यादा जोर दिया गया और इन फसलों पर एमएसपी दी जाती थी। अर्थात एमएसपी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार इन फसलों को खरीदती है। तो ये जो फसलें हैं इन्हें सरकार ने खरीदा, जिससे क्या हुआ कि ये जो किसान हैं ये कीमत और बाजार के जोखिम से दूर रहे, इन्हें किसी भी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा और एक ही समय में ये जो दोनों फसल है इससे आय का एक यथोचित स्थिर प्रवाह सुनिश्चित हो गया। अर्थात इससे किसानों को एक सुनिश्चित आय मिलने लगी। लेकिन बाद में समय के साथ में क्या हुआ कि जो अन्य प्रतिस्पर्धी फसलें थी उस पर चावल और गेहूं के तकनीकी लाभ में वृद्धि हुई। अर्थात जो तकनीक है वो भी चावल और गेहूं के संबंध में बढ़ी और अन्य जो प्रतिस्पर्धी फसलें हैं उनके संबंध में नहीं बढ़ी। इसके अलावा जो कृषि के संबंध में अनुसंधान और विकास हुआ उनमें भी ये जो दोनों फसलें हैं उन्हीं के संबंध में कृषि अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ने जो अपने संसाधन है और जो वैज्ञानिक जनशक्ति है उसका आवंटन किया। अर्थात इन्हीं क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संसाधन और वैज्ञानिक जो है उनने कार्य किया। इसके अलावा पानी, जमीन और इनपुट सब्सिडी में जो सार्वजनिक और निजी निवेश हुए इस क्षेत्र में वो भी एक अनुकूल कारक थे इन फसलों के बढ़ने के। तो इस तरीके से जब रबी का सीजन होता है, रबी का समय होता है, तो रबी के सीजन में गेहूं और वहीं पे जब खरीफ का सीजन होता है तो खरीफ के सीजन में धान अर्थात चावल जो है उसकी उत्पादकता की जाती है। इससे आय, मूल्य और उपज के जो जोखिम के मामले होते हैं ये उनमें सबसे अच्छा होता है और क्षेत्र की जो दूसरी फसलें हैं जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, इनके बीच में इनकी जो खेती है वो आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कुछ फसली क्षेत्र हैं उसमें चावल और गेहूं का जो हिस्सा है, अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब में 1970 के दशक में चावल और गेहूं की खेती जो है वो 48% होती थी और हरियाणा में ये जो खेती है ये 29% होती थी। वहीं पे ये 1980s का जो दशक है उसमें बढ़कर लगभग 84% तो पंजाब में और हरियाणा में 60% तक हो गया। तो ये देखा गया कि अन्य फसलों की तुलना में जो चावल और गेहूं है उनकी खेती बढ़ी, जबकि इस क्षेत्र में लंबे समय से गेहूं की खेती की जा रही थी। पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पे गेहूं की जो खेती है वो लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन जो धान की खेती है, जो चावल की खेती है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नई थी। और इन दोनों फसलों की जो प्रगति है और जो विशेषज्ञता है उसने देश की जो खाद्य सुरक्षा है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसको हासिल करने में एक महान काम किया और महान राष्ट्रीय लक्ष्य जो है उसमें अपना योगदान दिया। पहले ये था कि भारत में जो खाद्य
खाद्य फसलें हैं उनकी कमी थी और भोजन की कमी देखी जाती थी, जिसके चलते हमें इन फसलों को इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, हरित क्रांति के बाद में जब इन राज्यों में इसकी खेती बढ़ी तो हमारा जो देश है वो खाद्य फसलों के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन इसके बाद में 1980s का जो दशक था उसके मध्य के दौरान जब हरित क्रांति में दूसरी पीढ़ी की, सेकंड जनरेशन की जो गंभीर समस्याएं देखी गई, उसके बाद में सामान्य और धान की जो खेती है उसमें चावल और गेहूं की जो फसल प्रणाली है उससे संबंधित कुछ अनैतिक रुझान देखे गए। तो 1980s की शुरुआत तक तो चावल और गेहूं की जो खेती है उसने खाद्य सुरक्षा प्रदान करी, लेकिन 1980s के बाद से कुछ अनैतिक रुझान इस क्षेत्र में देखे गए और जो कुछ विशेषज्ञ हैं उन्होंने धान की खेती को जारी रखने के गंभीर परिणामों का अनुमान लगाया। ये बोला गया कि अगर धान की खेती को जारी रखा जाता है तो इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और 1980 के दशक के मध्य में चावल और गेहूं की जो प्रणाली है उससे दूर विविधीकरण का सुझाव दिया गया कि इस क्षेत्र में चावल और गेहूं की जो खेती इतनी ज्यादा की जा रही है उसके बाद में यहाँ पर विविधीकरण करने की आवश्यकता है, डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो तब धान के तहत क्षेत्र को कम करने के लिए जो वैकल्पिक विकल्प को विकसित करने की एक बड़ी संख्या में रिपोर्ट और नीतिगत दस्तावेज तैयार किए गए और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और राजकोषीय संसाधनों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव जो है उनके लिए ये आवश्यक था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि चावल और गेहूं की खेती से उत्पादकता और स्थिर आय में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। हालांकि इन दो फसलों के तहत जो क्षेत्र है वो केवल गिरने की बजाय बढ़ गया है, अर्थात ये जो दो फसलों को कम करने की कोशिश की जा रही थी उनका क्षेत्र कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। और इस हरित क्रांति बेल्ट की जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवहार्य विकल्प हैं उनको हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संबंधों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि किसानों को चावल और गेहूं की फसलों के लिए क्या आकर्षित करता है, क्यों किसान चावल और गेहूं की फसलों के प्रति आकर्षित हैं। इसके अलावा इसके बदलाव की आवश्यकता क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है, इन सभी को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा गया है कि पंजाब और हरियाणा जो है वो अन्य राज्य से किस प्रकार से अलग है। पंजाब हरियाणा वर्सेस स्टेट्स। तो इसमें पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले तो क्या देखा जाता है कि यहाँ पर उच्च उत्पादकता है, इसके बाद में यहाँ पर आश्वस्त एमएसपी है। तो एमएसपी के संबंध में क्या देखा जाता है कि एमएसपी में जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी का जो क्षेत्र है वहां पर तो किया जाता है, लेकिन वहीं पे जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है और जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है वो इससे अछूते रह जाते हैं, उनको एमएसपी का इतना लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो उर्वरक सब्सिडी दी जाती है तो वो गेहूं और धान की जो खेती की जाती है उसमें प्रति यूनिट का जो क्षेत्र है उसमें उच्च आय को बढ़ाती है, अर्थात इन सब के चलते पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पर गेहूं और धान की खेती से प्रति यूनिट क्षेत्र पे ज्यादा आय प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर भूमि श्रम अनुपात के बारे में बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में भूमि श्रम अनुपात जो है वो बहुत अनुकूल है। तो पंजाब में क्या देखा जाता है कि जो औसतन बोया गया क्षेत्र होता है, जो नेट सॉन एरिया होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो नेट सॉन एरिया जो है वो औसतन है 2.14 हेक्टेयर। तो इसमें अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में ये जो स्तर है ये 1.42 हेक्टेयर होता है और वहीं पे अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो नेशनल लेवल पर ये जो स्तर है ये 1.17 है। तो इस तरीके से पंजाब में जो भूमि श्रम अनुपात है वो बहुत ही अनुकूल है। इसके अलावा अगर हम आय का अनुमान देखें तो जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है उससे जो अनुमान प्राप्त होता है उससे ये पता लगता है कि जो सभी गतिविधियां हैं उससे मिलकर पंजाब में प्रति कृषक जो आय है वो 5.31 लाख वार्षिक शुद्ध आय है, मतलब एक किसान जो है वो 5.31 लाख वार्षिक कमाता है। हरियाणा में ये आय 3.44 लाख है और वहीं पे अखिल भारतीय स्तर पर हम बात करें तो ये आय औसत रूप से 1.7 लाख है। ये जो संदर्भ वर्ष है ये 2017-18 का है। तो इस तरीके से पंजाब में किसानों की जो आय है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इन सब के चलते यहाँ पर एक प्रश्न ये अक्सर उठता है कि यदि पंजाब और हरियाणा में प्रति कृषि आय जो है वो राष्ट्रीय औसत से 2 या 3 गुना अधिक है तो इन दोनों राज्य में किसानों के संकट के बारे में इतनी चिंता क्यों है। तो किसानों के संकट को लेकर इस राज्य में चिंता इसलिए है क्योंकि
कृषि का जो क्षेत्र है उसमें होने वाली जो आय की वृद्धि है उसमें गति जो है वो यहाँ पर बहुत कम हो गई है। अर्थात इन क्षेत्रों में जो आय है वो अब बढ़ नहीं रही है। तो 2011-12 के बारे में अगर हम बात करें तो 2011-12 के बाद से ये देखा गया कि हरियाणा में ये जो आय वृद्धि है ये लगभग 1% देखी गई, और वहीं पर पंजाब में अब ये जो आय वृद्धि है वो लगभग 0.6% तक गिर गई है। तो ये किसी भी मानक से काफी कम है। और इसके अलावा ये देखा गया कि आय में वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, लेकिन वहीं पे जो घर का खर्च होता है उसमें वृद्धि काफी है, और ये इससे बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता है। इसके साथ ही चावल और गेहूं के प्रभुत्व वाले जो फसल क्षेत्र हैं उससे कृषि आय में गैर वृद्धि की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। तो इसके चलते क्या है कि ये जो चावल और गेहूं के प्रभुत्व वाले क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर कृषि आय में अगर और वृद्धि करनी है तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ये मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर निर्भर है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि चावल और गेहूं की जो उत्पादकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आय को बढ़ने के लिए एमएसपी को वृद्धि करने का एक दबाव है। अर्थात आय में वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है, या तो ये जो फसल है इसके उत्पादकता में वृद्धि करके, लेकिन उत्पादकता जो है वो इस क्षेत्र की वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। तो दूसरा दबाव पड़ता है एमएसपी में वृद्धि करने के लिए। किसानों के द्वारा ये बोला जाता है कि एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अभी के समय में मांग और आपूर्ति का जो वास्तविक रूप है उसमें एमएसपी में वृद्धि करना भी जो है वो इसके पक्ष में नहीं है। यहाँ पर अगर हम मांग की और आपूर्ति की बात करें कि मांग और आपूर्ति के चलते एमएसपी बढ़ाना सही क्यों नहीं है, मांग में देखें तो प्रति व्यक्ति चावल और गेहूं की जो खपत है वो घट रही है, और उपभोक्ता की जो पसंद है वो अन्य खाद्य पदार्थ की तरफ बढ़ रही है। ये हम कैसे देख सकते हैं, तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो शहरी उपभोक्ता जो है उनके द्वारा जो औसत खर्च है वो अनाज पर कम किया जाता है, और इसके अलावा जो पेय होते हैं और जो मसाले होते हैं उन पर शहरी लोगों के द्वारा अधिक खर्च किया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम आपूर्ति पक्ष के बारे में बात करें तो आपूर्ति पक्ष देखें तो पहले पंजाब और हरियाणा के द्वारा ही इन फसल का उत्पादन जो है वो ज्यादा किया जाता था, लेकिन अब एमपी जो है वहां पर प्रतिवर्ष 14% तक चावल का उत्पादन बढ़ रहा है। वहीं पे अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड का 10% उत्पादन बढ़ रहा है। बिहार जो है वहां पर 7% की दर से चावल का जो उत्पादन है वो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि जो चावल उत्पादन का लाभ है वो इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ रहा है, और इससे चावल की जो खरीद और बफर स्टॉक है उस पर दबाव पड़ेगा। तो अगर अभी हम बात करें तो देश में चावल और गेहूं की जो खरीद है वो 2006 और 7 के बाद लगभग दुगनी हो गई है, और जो बफर स्टॉक है वो सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का जो बफर स्टॉक है वो काफी हाई स्तर पर है। तो देश को इस तरीके के बड़े शेयरों को निपटने का आसान तरीका नहीं मिल रहा है, और वो सरकार के राजकोषीय संसाधनों पर तनाव पैदा कर रही है। तो इन सब जो परिवर्तन है उनका निहितार्थ ये है कि जो क्षेत्र के किसान हैं उनको चावल गेहूं की खेती से अपनी आय की वृद्धि करना मुश्किल है, और उन्हें अपनी आय को बनाए रखने के लिए जो वैकल्पिक विषय हैं वो प्रदान करने होंगे। अब केवल चावल और गेहूं की कृषि करके उन्हें आय नहीं प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि 50 वर्षों से भी अधिक वर्षों के लिए जो एमएसपी है उसमें चावल और गेहूं के लगभग पूरे बाजार में खरीद ने किसानों को उद्यमशीलता कौशल को एक प्रतिस्पर्धी बाजार में बेचने के लिए प्रभावित किया है, और इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको उच्च भुगतान वाली जो बागबानी फसलें हैं उनकी ओर बढ़ना चाहिए, और पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी जो मूल्य आश्वासन की व्यवस्था है उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, और इसके लिए संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जो चावल और गेहूं की खेती होती है पंजाब हरियाणा और पश्चिम यूपी के क्षेत्र में, उस क्षेत्र को लेकर पर्यावरण से संबंधित भी कुछ मुद्दे हैं, और नौकरी को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं, जिनके चलते ये बोला जा रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है इसे दूसरे जो गैर कृषि गतिविधियां हैं उनकी तरफ भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक तो ये जो धान की खेती होती है इसमें सबसे बड़ी समस्या है भूमिगत संसाधनों की कमी को लेकर। तो जो धान की खेती की जा रही है और इसके अलावा सिंचाई के लिए भूजल को पंप करने के लिए जो मुक्त शक्ति की नीति है, इन दोनों से क्या होता है कि जो भूजल संसाधन है उनकी कमी होती है। पिछले एक दशक में अगर जल तालिका देखें तो उसमें
पंजाब में 84% तक कुओं में और वहीं पे हरियाणा में 75% तक जो कुओं का जल होता है उसमें गिरावट देखी गई। और यहाँ पर आशंका ये है कि पंजाब और हरियाणा जो है वो कुछ वर्षों के बाद में यहाँ पर जो भूजल है वो समाप्त हो जाएगा, अगर पानी की अधिक मात्रा की वर्तमान दर को उलट नहीं किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से पानी का अभी उपयोग किया जाता है, अगर उसे परिवर्तित नहीं किया जाता है तो पंजाब और हरियाणा में कुछ वर्ष के बाद में जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में जो धान के डंठल होते हैं और जो पुआल होते हैं, जिसे पराली भी कहा जाता है, उसके जलाने से क्षेत्र में एक और गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य खतरा जो है वो भी बन गया है। हम हर वर्ष इस क्षेत्रों में पराली के जलाने से पर्यावरण संबंधी समस्या और स्वास्थ्य खतरा जो है वो देख रहे हैं। इसके साथ ही दोनों राज्यों के लिए एक और जो गंभीर चुनौती है वो है ग्रामीण युवाओं को आकर्षक रोजगार प्रदान करना। तो ये सभी जानते हैं कि ये जो दोनों राज्य है, यहाँ पर अधिकांश कृषि कार्य जो है वो प्रवासी श्रमिक करते हैं। जो पंजाब और हरियाणा के राज्य है, यहाँ पर जो कृषि कार्य है वो प्रवासी श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। और इसी के चलते हमने कोविड-19 के समय ये देखा कि प्रवासियों के जाने से यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या आ गई थी। और यहाँ पर युवा पीढ़ी जो है वो कृषि में मैनुअल काम करने के लिए तैयार नहीं है और गैर कृषि व्यवसायों में बेहतर देने वाली जो नौकरियां हैं उनकी तलाश कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर सरकारी नौकरी चाहने वाले जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो ऐसे में जो बचा हुआ विकल्प बचता है इन क्षेत्रों के लिए वो हो जाता है निजी उद्योग या फिर सेवा क्षेत्र, अर्थात प्राइवेट सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर की नौकरियां जो है उनकी यहाँ पर जरूरत है। तो इसके संबंध में उपयुक्त क्षेत्र में यहाँ पर निजी निवेश की आवश्यकता होगी। लेकिन पंजाब में क्या देखा गया कि पंजाब में जब उग्रवाद की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद से राज्य से जो निजी पूंजी है वो बाहर निकल गई, जिससे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, रोजगार है और राज्य का जो राजस्व है उसे काफी नुकसान पहुंचा। और इस झटके ने 1970 का जो दशक है उसमें प्रति व्यक्ति आय में जब पंजाब सबसे पहले होता था उसको 1980s के दशक में प्रमुख राज्य जो है उसमें 13वें स्थान पर पहुंचा दिया। प्रति व्यक्ति आय के संबंध में ये 13वें स्थान पर आने लगा। और आगे की प्रगति और संतोषजनक रोजगार पाने के लिए ग्रामीण युवाओं की जो आशंकाएं हैं उसको पूरा करने के लिए राज्य को कृषि के अलावा आधुनिक उद्योग, सेवाओं और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर निजी निवेश जो है उसे आकर्षित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि परंपरागत हरित क्रांति वाले जो राज्य हैं उसमें कृषि के सामने आने वाली जो पारिस्थितिकी समस्या हमने देखी, पर्यावरणीय समस्या हमने देखी और जो आर्थिक चुनौतियां हम देख रहे हैं उनका जो समाधान है वो एमएसपी को वैध बनाने में नहीं है। अर्थात हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की कृषि से जो समस्या आ रही है उसका समाधान केवल एमएसपी जो है उसको वैध करने से नहीं होगा और एमएसपी की जो फसलें हैं उनको उच्च मूल्य वाली फसलों में स्थानांतरित करके और गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे बागबानी फसलें जो हो गई उनको बढ़ावा देने से यहाँ पर जो आर्थिक समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं और जो पारिस्थितिकी समस्याएं हैं वो हल हो सकती है। इसके साथ यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पंजाब और हरियाणा जो है उनको ग्लूट्स से बचने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र विशिष्ट उद्यमों को देखना चाहिए और इसके लिए मूल्य और बाजार जोखिम को कवर करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होगी। किसान समूह और किसान उत्पादन संगठन जो है वो अपनी उपज के प्रत्यक्ष विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कृषि के संबंध में कुछ विशिष्टताएं देखें तो पंजाब और हरियाणा जो है उन दोनों को ही विशिष्टताओं के अनुरूप कृषि के साथ में मजबूत गतिविधि के साथ आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके क्या विकल्प हो सकते हैं? तो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ कटाई के बाद में मूल्य संवर्धन और आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर एग्रो और एग्री इनपुट उद्योग जो है उसका एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। उच्च तकनीक कृषि की जा सकती है। बिचौलियों को शामिल किए बिना उपभोग और उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन किया जा सकता है और उत्पादकों का एक सीधा लिंक जो है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की कृषि विशिष्टताओं पर इन राज्यों में कार्य किया जा सकता है। तो अंत में यहाँ पर ये बोला गया है कि हरित क्रांति वाले जो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, उनको जो
व्यापार है उसको हमेशा की तरह बढ़ाना होगा और खेती और ग्रामीण युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए कृषि और गैर कृषि में एक अभिनव विकास रणनीति को अपनाना होगा। इसके बाद में अगले एडिटोरियल की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये हमारी यूपीएससी की परीक्षा के जीएस पेपर 3 के संबंध में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बोला है फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें मुख्य रूप से बात की गई है पीएम वानी स्कीम की, जिसे हाल ही में 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया था। ये स्कीम है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या फिर पीएम वानी, और ये बोला गया है कि ये जो स्कीम है ये एक तरीके का गेम चेंजर हो सकती है। तो यहाँ ये बोला गया है कि पीएम वानी परियोजना जो है वो जो भारत में ई डिवाइड है, इंटरनेट को लेकर जो विभाजन देखा जाता है उसको कम करने के लिए एक विकसित विकेंद्रीकृत अवधारणा का जो ढांचा है उसके भीतर ये परियोजना फिट बैठती है। तो इस एडिटोरियल में ये बोला गया है कि ये जो परियोजना है, अगर सबसे पहले हम पीएम वानी के बारे में बात करें कि ये क्या है, तो ये पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर अर्थात पीडीओए के द्वारा पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रदान करता है। इसमें एग्रीगेटर्स होंगे जो कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो पब्लिक डेटा कार्यालय है, पब्लिक डेटा ऑफिस है, उसके माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई की सेवा प्रदान की जा सकेगी, जिससे देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी आएगी। तो पीडीओज होंगे, पीडीओ जो है पब्लिक डेटा ऑफिस, जैसे कोई पान की दुकान है, कोई छोटी सी दुकान है, वो इस तरीके के पीडीओज का कार्य करेंगे। इनको जो डेटा है वो पीडीओएस के द्वारा दिया जाएगा और ये सार्वजनिक रूप से वाईफाई प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो योजना है वो एक गेम चेंजर हो सकती है। अनिवार्य रूप से ये जो पीएम वानी है इसका अर्थ होगा वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन से लगभग कहीं भी जुड़ने की क्षमता। तो इससे भारत में जो डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है उसको कम करने में मदद मिल सकती है। तो इसके संबंध में अगर हम डाटा देखें तो डाटा ये बोलता है, हाल ही में नीति आयोग के जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत 2025 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 1 ट्रिलियन का आर्थिक मूल्य बना सकता है। हालांकि जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर हम उसके आंकड़े देखें तो उसके आंकड़ों के अनुसार भारत की लगभग 54% आबादी जो है उसकी इंटरनेट तक पहुंच है। लेकिन वहीं पर अगर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का सर्वेक्षण का 25वां दौर देखें तो उससे ये पता लगता है कि केवल 20% आबादी है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता है। पहुंच 54% आबादी के पास में है, लेकिन केवल 20% आबादी ऐसी है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार जो इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा अगर हम इंडिया इंटरनेट 2019 की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया इंटरनेट 2019 की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ग्रामीण भारत में शहर के रूप में आधे इंटरनेट की पहुंच है। अगर हम अर्बन इंडिया की और रूरल इंडिया की को कंपेयर करें, ग्रामीण भारत को और शहरी भारत को कंपेयर करें, तो ग्रामीण भारत की जो पहुंच है वो शहरी भारत की तुलना में आधी है। और इसके अलावा भी ये देखा जाता है कि ग्रामीण भारत में ऐसे लोग जो कि सप्ताह में एक बार से कम इंटरनेट का यूज करते हैं वो शहरी भारत की तुलना में लगभग 2 गुना है। अर्थात ग्रामीण भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या काफी कम है। तो इस प्रकार के जो बिंदु हैं इसको स्पष्ट करने के लिए हम उमंग ऐप को देख सकते हैं। उमंग ऐप क्या है? नए युग के शासन के लिए ये एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इस उमंग ऐप को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सामाजिक सुरक्षा, इस तरीके के जो विषय होते हैं इन पर ये लगभग 194 सरकारी विभागों में 2084 सुविधाओं की पहुंच तक ये अनुमति देता है ये ऐप। लेकिन अगर आपको ये सुविधाएं लेनी है तो आपको इस ऐप का उपयोग करना पड़ेगा और इस ऐप के उपयोग के लिए इंटरनेट जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो एप्लीकेशन को एक्सेस करने और उपयोग करने की जो क्षमता है वो उन सेवाओं के लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाती है जिसके वो हकदार हैं। अर्थात ये ऐप लोगों को वो सुविधाएं प्रदान करेगा जिसके वो हकदार हैं, लेकिन इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। तो इसके संबंध
संबंध में ये बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से हम डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम अपनी आबादी का जो एक बड़ा हिस्सा है जो कि डिजिटली रूप से गरीब है, उन लोगों को पीड़ित होने के लिए पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे हम डिजिटलीकरण तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों की इंटरनेट तक पहुंच भी होनी चाहिए ताकि वो इस प्रकार की सेवा का उपयोग कर सके। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि जो ध्यान है वो अंतिम बिंदु तक वितरण पर है, अर्थात लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वहां तक ध्यान होना चाहिए। और खासकर जब हम ये जानते हैं कि जो दूरसंचार मंत्री है हमारे देश के, उन्होंने पिछले दशकों के जो सार्वजनिक कॉल ऑफिस मॉडल है उससे तुलना की है इस पीएम वानी की, तो इस तरीके से ये जो पीएम वानी परियोजना है ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में कार्य करेगी। तो इससे घर में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो एक पान की दुकान का चाहे वो मालिक है या एक चाय विक्रेता है, वो सभी सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान कर सकते हैं। तो ये लोग जो हैं वो पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान कर पाएंगे, जिससे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलने में मदद मिलेगी और ये कोई भी सीमा के भीतर जो है वो पहुंच सकता है। ये भारत में मोबाइल इंटरनेट पर जो दबाव है उसको कम करने में मदद करेगा। अभी देखा जाता है कि इंटरनेट का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से मोबाइल से किया जाता है, तो वो उस पर जो दबाव पड़ता है उसको कम करने में मदद करेगा। अगर हम मोबाइल इंटरनेट के संबंध में रिपोर्ट की बात करें तो उससे ये पता लगता है कि भारत में लगभग 99% जो उपयोगकर्ता हैं वो मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं और लगभग 88% जो हैं वो 4G नेटवर्क का उपयोग करते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां पर हर कोई जो है वो एक सीमित नेटवर्क से जुड़ा होता है और अब ये जो नेटवर्क है मोबाइल इंटरनेट का ये अतिभारित हो रहा है, इस पर जो बोझ है वो ज्यादा पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप खराब गति और इंटरनेट एक्सेस की जो गुणवत्ता है वो खराब हो सकती है। तो इस तरीके से जो पीएम वानी है ये पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट प्रदान करने में मदद करेगा। तो अगर हम पीएम वानी के बारे में बात करें, अगर इसके मुख्य लिंक देखें कि ये किस प्रकार कार्य करेगा और किस प्रकार ये फायदेमंद हो सकता है, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कलाकार होंगे, 3 महत्वपूर्ण इसमें कैरेक्टर होंगे। सबसे पहला होगा पब्लिक डाटा ऑफिस अर्थात पीडीओ। पीडीओ जो है वो कोई भी हो सकता है। तो ये स्पष्ट है कि इंटरनेट का जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ में सरकार इसे व्यक्ति और छोटे दुकानदारों के लिए राजस्व उत्पन्न करने के तरीके के रूप में देखती है। जो पीडीए हैं, जैसे कि पीडीए जो है वो छोटे दुकानदार होंगे, कोई पान की दुकान वाला, कोई चाय की दुकान वाला, तो इनके लिए एक प्रकार से राजस्व उत्पन्न होगा पीडीओ बनने से। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इस प्रकार का पीडीओ बनने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के पंजीकरण की, किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार उन पर नियामक बोझ जो है वो कम पड़ेगा। इसके बाद में जो दूसरा होगा वो होगा पीडीओए। तो पीडीओए जो है वो एग्रीगेटर होगा। तो ये जो एग्रीगेटर होगा ये क्या करेगा कि जो इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं और जो दूरसंचार कंपनियां होती है उनसे बैंडविड्थ खरीदेगा और इसे पीडीओस को देगा। ये एग्रीगेटर जो है ये बैंडविड्थ को खरीद कर इनको पीडीओस को देगा और सभी पीडीओ के द्वारा उपयोग किए गए डाटा के लिए ये लेखांकन भी करेगा, इससे डाटा भी ये इकट्ठा करेगा। और अंत में होगा ऐप प्रदाता। तो ऐप प्रदाता जो कि एक ऐप बनाएगा जिसके माध्यम से जो उपभोगकर्ता है वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और उसे खोज सकते हैं। तो अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो जैसे मान लीजिए कि आप ए हैं, आपके घर के पास में एक सी है जो कि चाय की दुकान है, तो ये चाय की दुकान जो है यहाँ पर हॉटस्पॉट होगा। इसे हॉटस्पॉट कौन देगा? पीडीओए। ये जो पीडीओए है ये जो डाटा देने वाली कंपनी होती है उनसे डेटा खरीदेगा और ये डेटा प्रदान करेगा इस चाय की दुकान वाले को। और आपके मोबाइल में एक ऐप होगा, आप उस ऐप से देख सकेंगे कि आपके आसपास में ऐसे कौन से स्थान है जहां पर वाईफाई उपलब्ध है। अगर आपको दिख रहा है कि इस स्थान पर वाईफाई है तो आप यहाँ का वाईफाई ले सकते हैं। अब आपको यहाँ का वाईफाई लेने के लिए कुछ भुगतान भी करना होगा, कुछ राशि भी देनी होगी, लेकिन ये जो भुगतान है ये बहुत न्यूनतम रखा जाएगा, कम से कम पैसे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस भुगतान के संबंध में भी एक प्रणाली का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर ये जो सार्वजनिक वाईफाई की आधार रेखा देखें तो इसमें 2 स्तंभ होते हैं। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, जहां पर जो उपभोगकर्ता है उसको केवल एक बार लॉगिन करने और एक्सेस पॉइंट से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी। मतलब अगर आपने यहाँ से एक बार एक्सेस कर लिया तो आप बार बार यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, केवल एक बार आपको यहाँ पर एक्सेस करने की सुविधा होगी। दूसरा है भुगतान का विकल्प। तो भुगतान
भुगतान का विकल्प में जो उपयोगकर्ता हैं उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों तरीके से भुगतान दे सकते हैं। आप सी को एक दुकान वाले को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पे कर सकते हैं। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो उत्पाद है उसको कम संप्रदायों से कैसे शुरू करना है और किस प्रकार इसको केवल 2 रुपए से शुरुआत करनी होगी इसकी, अर्थात ये काफी सस्ता रखा जाएगा। साथ ही रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसके तहत जो एक्सेस किया जाएगा, तो एक्सेस के लिए वन टाइम पासवर्ड जो है उसकी जगह ई-केवाईसी अर्थात ई नो योर कस्टमर जो है उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। वन टाइम पासवर्ड इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि ओटीपी का उपयोग करना ये जो ई स्टोर है इनके लिए बोझिल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ई नो योर कस्टमर जो है उसे प्रोत्साहित किया है, जिसका अनिवार्य रूप से इसे आधार के साथ में लिंक किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये किस तरीके से कार्य करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पीएम वानी है ये भारत में नेट की जो किस्मत है उसको बदलने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर सहायक ग्रामीण संपर्क जो है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भारत नेट है वो भारत के सभी गांवों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाता है और इस परियोजना में कई डेडलाइंस जो है वो अब तक मिस हो गई है। यहाँ तक कि इसमें जो बुनियादी ढांचा बनाया गया है वो आईएसपीज को प्रोत्साहन के लिए जो भारत नेट इंफ्रा का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग डाटा जो है वो भी पर्याप्त नहीं है। और मांग की कमी का एक कारण भारत में डिजिटल साक्षरता की कमी है। भारत में जो उपयोग डेटा है उसके मांग की कमी का एक कारण ये है कि भारत में डिजिटल साक्षरता जो है वो भी काफी कम है। इसके अलावा केवल इंटरनेट की अंतिम मील उपलब्धता की भी कमी है। डिजिटल साक्षरता के साथ साथ जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसकी कमी होने के कारण भी जो उपयोग डेटा की मांग है वो कम है। तो अगर हम यहाँ पर डिजिटल साक्षरता के बारे में बात करें तो डिजिटल साक्षरता को विशिष्ट कौशल के एक सेट के रूप में देखने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साक्षरता को ये नहीं देखा जा सकता है कि एक विशिष्ट कौशल का सेट है या फिर एक विशिष्ट तरीका बता दिया जाए लोगों को कि आप इस तरीके से डिजिटल सेवा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए जो आवश्यक कौशल है वो बदलते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट का उपयोग होता है उस उपयोग करने का जो तरीका है वो दिन पर दिन बदलता रहता है। तो केवल एक कौशल देके हम लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं सिखा सकते हैं। तो इसके लिए एक अधिक उपयुक्त ढांचा जो है इसे एक विकसित विकेंद्रीकृत अवधारणा के रूप में देखना होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपने जीवन के अन्य पहलू में प्रौद्योगिकी के साथ में कैसे कार्य करते हैं और स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से कैसे प्रभावित होते हैं। अर्थात हमें ये देखना होगा कि लोग इंटरनेट का जो उपयोग है, प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वो अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से करते हैं। तो ऐसे में जो पीएम वानी है वो फिट बैठता है, क्योंकि जैसे ये चाय की दुकान पर उपलब्ध है तो जिस तरीके से चाय की उपलब्धता है देश में उसी तरीके से इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाई जा रही है। और ये सरकार का जो डिजिटल साक्षरता के प्रयास हैं उनका एक विकल्प नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से डिजिटल साक्षरता जो है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे देखे जाने हैं पीएम वानी में, और साथ ही देश में डिजिटलीकरण के चलते सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे देखे जाते हैं। तो इसको लेकर बोला जा रहा है कि सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में यहाँ पर मुख्य चिंताएं हैं। एक बड़े पैमाने पर अध्ययन से ये पता लगा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत के 15 हवाई अड्डों सार्वजनिक वाईफाई स्पॉट है वहां पर किया गया था कि 2/3 उपयोगकर्ता जो है वो इंटरनेट एक्सेस करने के दौरान अपनी निजी जानकारी लीक करते हैं। अर्थात सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का जब लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है तो काफी बड़ी मात्रा में लोग अपनी जो निजी जानकारी है उसे लीक कर देते हैं। इसके अलावा ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये सिफारिश की गई है कि सामुदायिक हित के जो डेटा है उसको स्थानीय स्तर पर संग्रहित किया जाना चाहिए। अर्थात ऐसे जो डेटा है जिनका सामुदायिक हित है उसका जो संग्रह है वो स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए, जिससे जो डेटा का संरक्षण है उसके बारे में एक सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे देश में वर्तमान में डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है, तो ऐसे में डेटा संरक्षण को लेकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। ये हालांकि विनियमन, राज्य क्षमता और जागरूकता की समस्याएं हैं और इस योजना के ढांचे को सीधे प्रभावित नहीं करती है। अर्थात ये जो विनियमन है ये एक समस्या है, लेकिन फिर भी इस ढांचे को सीधे रूप से प्रभावित नहीं करेगा। पीएम वानी के साथ में राज्य जो है वो उन लोगों तक डिजिटल परिवर्तन की पहुंच का विस्तार कर सकता है जो अब तक डिजिटल
डिजिटल रूप से बाहर है और ये एक गेम चेंजर है क्योंकि इसने डिजिटल इंडिया को डिजिटल भारत में स्थानांतरित करने की क्षमता है। अर्थात डिजिटल इंडिया मतलब ये से केवल अर्बन में था और डिजिटल भारत तक अगर ये बना है तो मतलब ये गांवों तक पहुंच रहा है, इसलिए इसे डिजिटल भारत बोला जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले कॉलम की तरफ जो कि पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है, लॉ एंड डिसऑर्डर, और ये जीएस पेपर 2 के पॉलिटी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो कॉलम है इसमें ये बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें किस किस प्रकार की समस्याएं हैं और जो न्याय प्रणाली है, न्याय वितरण प्रणाली है, उसमें क्या क्या अपर्याप्तताएं छुपी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है उनने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। तो इस कॉलम में ये बताया गया है कि देश का जो नागरिक है उनको सर्वोच्च न्यायालय से ये उम्मीद है कि जो सर्वोच्च न्यायालय संस्था है और जो उसके घटक हैं वो आदर्श होंगे। वास्तव में जो न्यायपालिका की समस्याएं हैं वो इसी के चलते है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अकेले सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो न्याय वितरण प्रणाली में मायने रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संबंध में और भी कई ऐसी अपर्याप्तताएं हैं जिन पर जनता का कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के संबंध में और न्यायपालिका के संबंध में कुछ चिंताओं के बारे में बात करें कि वहां पर मुख्य रूप से क्या चिंताएं देखी जाती है जिस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है उनके निर्णयों के अलावा, तो सबसे पहले न्यायपालिका पर खर्च। अगर न्यायपालिका के खर्च पर बढ़ावा देने की बात की जाती है तो सबसे अधिक बार न्यायपालिका पर खर्च करने का जो मुद्दा है उसमें क्या किया जाता है कि न्यायाधीशों का जो वेतन है उसमें वृद्धि कर दी जाती है या फिर अदालत के बेहतर बुनियादी ढांचे की बात की जाती है। लेकिन ये जो धारणाएं हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका में खर्च का बढ़ाने का मतलब केवल न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करना और अदालत का बेहतर बुनियादी ढांचा नहीं है। तो भारत जो है, भारत में दुनिया के सबसे व्यापक कानूनी सहायता कार्यक्रम मौजूद है। तो यहाँ पर अगर एक अधिनियम के बारे में हम बात करें 1987 का कानूनी सेवा प्राधिकरण, तो इस अधिनियम के तहत सभी महिलाएं चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो वो मुफ्त कानूनी सहायता की हकदार हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो बच्चे हैं वो भी मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि जनसंख्या का एक जो महत्वपूर्ण अनुपात है वो मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर आता है। इसमें आ गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और बच्चे। तो ये एक मुफ्त कानूनी सहायता शासन के तहत आता है। हालांकि वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो कानून है वो एक मृत पत्र जैसा है, एक डेड लेटर जैसा है, और इसका वास्तव में जो कार्यान्वयन है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर हम इस अधिनियम के वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो जो सरकारें हैं उनकी ओर से इस प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जो अधिवक्ताएं हैं उनका सावधानी पूर्वक चयन नहीं किया जाता है, उन्हें अच्छी तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और उचित रूप से भुगतान करने के लिए इन अधिवक्ताओं को प्रदान करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा वो बहुत ही कम है। वहीं पे अगर हम इसकी तुलना करें यूके से, तो यूके में कानूनी सहायता की जो प्रणाली है उसमें ऐसी सेवा को प्रदान करने के लिए कई स्वतंत्र वकील कार्यालयों की पहचान करती है और उनकी सहायता करती है। जैसे हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन यूके में इसके लिए स्वतंत्र वकील कार्यालय है और यदि समर्थन वापस ले लिया जाता है तो इन अमूल्य सेवाओं को प्रदान करने वाले जो कई सॉलिसिटर कार्यालय हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही कानून का शासन जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत जो है वहां पर इस तरीके का जो कोई कार्य है वो नहीं किया गया है। इसके अलावा न्यायालय को लेकर एक दूसरी समस्या है कम न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात। तो जो न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात है वो कानूनी प्रणाली के स्वास्थ्य को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यार्डस्टिक में से एक प्रदान करता है। तो अगर हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 100 न्यायाधीश है, कनाडा में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 75 न्यायाधीश हैं, यूके में 50 न्यायाधीश हैं। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रति मिलियन आबादी पर केवल 19 न्यायाधीश हैं। तो भारत में जो न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात है वो काफी कम है और इसमें से भी ये जो 19 न्यायाधीश हैं उसमें ये देखा जाता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी समय पर कम से कम 1/4 जो सीट है वो खाली रहती है, 1/4 जो है वो वैकेंसीज रहती है।
और इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो सुप्रीम कोर्ट और जो उच्च न्यायालय होते हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं वहाँ की वैकेंसीज को भरने के लिए तो कार्य भी किया जाता है, लेकिन जो निचली अदालतें होती है उसमें ये जो अंतरहीनता है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो निचली अदालतें होती है वही आम आदमी के लिए पहला न्याय वितरण प्रणाली संपर्क केंद्र होता है, अर्थात व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन्हीं निचली अदालतों में जाता है। इसके अलावा जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2001 में केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्णय की जो तारीख थी उससे 5 साल के भीतर जो जज आबादी का अनुपात था, जो न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात था, उसको कम से कम 50 प्रति मिलियन जनसंख्या तक बढ़ाने का निर्देश दिया था, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा न्यायालय को लेकर अगली समस्या है न्याय तक पहुंच को लेकर। न्याय तक पहुंच अर्थात एक्सेस टू जस्टिस जो है उसको विशेष रूप से संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं बताया है, अर्थात हमारा फंडामेंटल राइट के रूप में इसे संविधान में नहीं बताया गया है, लेकिन इसे हमेशा भारतीय अदालतों के द्वारा माना गया है। यहाँ पर अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सदन का जो केस था 2016 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि जीवन का तात्पर्य केवल भौतिक अर्थ में जीवन नहीं है बल्कि अधिकारों का एक बंडल है जो कि जीवन को जीने लायक बनाता है, अर्थात जीवन का मतलब केवल भौतिक रूप से जीना नहीं है लेकिन जीने के लिए अधिकार होना चाहिए। और इसी में ये बोला गया कि अगर न्याय प्राप्त नहीं होता है, न्याय आधार नहीं है, तो वो जीवन जो है वो जीने लायक नहीं होता है। तो इस तरीके से 2016 में ऐसा पहली बार था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने न्याय तक पहुंच का वास्तव में अर्थ क्या है ये बताया और इसकी लगभग संपूर्ण परिभाषा का प्रयास किया गया था। इसके अलावा अदालत ने न्याय तक पहुंचने के लिए 4 महत्वपूर्ण घटकों को इंगित किया, जिसमें सहायक तंत्रों की आवश्यकता की ओर इशारा किया गया। ये कहा गया कि तंत्र को दूरी के संदर्भ में सुविधाजनक रूप से सुलभ होना चाहिए और साथ ही ये बोला गया कि जो विवाद है उसके लिए जो स्थगन की प्रक्रिया है वो शीघ्र और सस्ती होनी चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से एक तरीके का विरोधाभास है जो कि त्वरित न्याय की अवधारणा पर जोर देता है, क्योंकि ये जो वास्तव में निर्णय आया था 2016 में, ये स्थानांतरण याचिकाओं के एक बेंच में पारित किया गया था जो कि 2008 से 2014 के बीच में दायर किए गए थे। 2008 से 2014 के बीच में जो दायर किए गए थे उनमें 2016 में स्थानांतरण याचिकाओं के एक बेंच के माध्यम से ये निर्णय आया था। तो ये जो निर्णय है इसी को आने में काफी देरी देखी गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर न्याय प्रणाली में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करी। इसके बाद में अब हम चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, शोर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये एक रचनात्मक मंदिर है जिसे लाल पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर हम शोर मंदिर के संबंध में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पिक्चर प्रकाशित हुई है शोर मंदिर की जो कि मामल्लापुरम में है। तो यहाँ पर अगर हम शोर मंदिर के बारे में बात करें तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य के एक छोटे से शहर मामल्लापुरम में समुद्र के किनारे पर स्थित है। इसे स्थानीय रूप से अल्लाइविके कोविन के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर जो है वो प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले ग्रेनाइट बोल्डर पर टिका हुआ है। इसे संभवतः नव सिंहवर्मन द्वितीय के शासन में बनाया गया था, जिसे राजसिम्हा या पल्लव शासक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया था। ये जो परिसर है इसमें 3 अलग अलग तीर्थ है, जिसमें से 2 जो है वो भगवान शिव और एक विष्णु को समर्पित है। तीनों तीर्थों में जो विष्णु तीर्थ है वो सबसे ज्यादा पुराना और छोटा है। ये जो शोर मंदिर परिसर है इसमें एक कटे हुए पत्थर से निर्मित और एक मुक्त खड़ा संरचनात्मक मंदिर है। ये परिपक्व दक्षिण वास्तुकला के सभी तत्वों को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है कि ये परिपक्व दक्षिण वास्तुकला के तत्वों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में अगला है डाक पे, जो कि हाल ही में खबरों में रहा, वह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा अनावरण किया गया ये एक नया भुगतान ऐप है। डाक पे के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है क्योंकि एक न्यूज आई है जिसमें डाक पे के बारे में बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे काटसा से संबंधित। तो यहाँ पर अगर हम काटसा के बारे में बात करें तो काटसा जो है उसका उद्देश्य है दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया अर्थात नॉर्थ कोरिया जो है उसकी आक्रामकता का सामना करना। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यूएस जो है वो काटसा सैंक्शन इम्पोज कर रहा है टर्की पर S-400 मिसाइल्स जो है उनके परचेज के संबंध में। तो काटसा में क्या किया जाता है कि ईरान, रशिया और जो उत्तर कोरिया है उनकी आक्रामकता का सामना दंडता के रूप में किया जाता है। प्रतिबंध लगाने के बाद में क्या होता है कि जहां पर प्रतिबंध होता है उसको ऋण नहीं दिया जाता है, उनके ऋण पर रोक लगा दी जाती है। वहीं पे जिनको प्रतिबंध लगाया जाता है उनके निर्यात के लिए निर्यात आयात बैंक सहायता जो है वो निषेध कर दी जाती है। साथ ही जो वस्तु सेवाओं की खरीद है उस क्षेत्र से वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा उस खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही उनसे जुड़े जो व्यक्ति हैं उनको वीजा से वंचित रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर काटसा को समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि काटसा जो है वो निम्नलिखित में से किस देशों पर लगाया गया है? चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस या वेनेजुएला? तो अभी हमने देखा कि ये ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के संबंध में लगाया जाता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद अर्थात FSDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो FSDC के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये कर रहे हैं क्योंकि एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, बजट FSDC मल्स स्टेप टू हासन ग्रोथ। यहाँ पर FSDC के बारे में चर्चा की गई है। तो इसके संबंध में अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसकी अध्यक्षता RBI का गवर्नर करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इसकी जो अध्यक्षता है वो RBI के गवर्नर नहीं करते हैं बल्कि इसकी अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है FSDC एक वैधानिक निकाय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि अपनी गतिविधियों को करने के लिए इस परिषद को अलग से धन आवंटित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये जो परिषद है ये वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और अर्थव्यवस्था के जो वहद विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण है उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं जिससे बड़े वित्तीय समूह इसमें शामिल है उसका समाधान करती है और अपनी गतिविधि के लिए इस परिषद को अलग से कोई भी धन का आवंटन नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर होगा बी। इसके अलावा FSDC का जो गठन है वो आपको ध्यान होना चाहिए। इसका गठन किया गया था दिसंबर 2010 में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करने और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से FSDC की स्थापना की गई थी। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि UPSC के द्वारा 2020 में पूछा गया था। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का अधिकार है। पहला है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है 7वीं अनुसूची, चौथा है पारंपरिक प्रथा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया है। पहला है PM वानी भारत में डिजिटल परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है ताकि आम नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके और अवसरों की अधिकता को खोला जा सके। चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। दूसरा प्रश्न है न्याय तक पहुंच से आप क्या समझते हैं? न्याय तक पहुंचने में विभिन्न चुनौतियां और बाधाएं क्या है और संभावित सुधार रणनीतियों और समाधानों पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको 250 शब्दों में ही लिखना है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। मुख्य परीक्षा के संबंध में आपको जो प्रश्न दिए हैं आप उनका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।